महिलाओं और सज्जनों, कैप्टन बोल रहा है। फ्लाइट 914 में आपका स्वागत है। कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध लें और धूम्रपान से बचें। हम 5 मिनट में उड़ान भरने वाले हैं। जब हम निर्धारित ऊंचाई पर पहुंचेंगे तो आपको रिफ्रेशमेंट प्रदान किए जाएंगे। हमारी उड़ान में 37 साल लगेंगे। आपकी यात्रा सुखद हो। अगर आप छुट्टियों पर किसी दूसरे शहर जा रहे हों और अचानक खुद को किसी दूसरे देश में पाएं तो आप क्या करेंगे? मुझे लगता है कि साहसी और रोमांचक लोग ऐसी स्थिति में कुछ हद तक खुश हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग तो जरूर चौंक जाएंगे। हालांकि मुझे लगता है कि सबसे साहसी यात्रियों का भी पसीना छूटेगा अगर उन्हें बताया जाए कि उन्होंने लगभग आधी सदी तक उड़ान भरी है। 2 जुलाई 1955 को पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 न्यूयॉर्क से मियामी, फ्लोरिडा के लिए रवाना हुई। एक सुंदर और धूप से भरा दिन था और फ्लाइट में सवार 57 यात्री फ्लोरिडा के गर्म समुद्र तटों और ताड़ के पेड़ों को देखने का इंतजार कर रहे थे। विमान बिना किसी परेशानी के उड़ान भर गया, लेकिन 3 घंटे बाद जब इसे पहले ही अपनी मंजिल पर लैंड करना चाहिए था, वह कहीं दिखाई नहीं दिया। मियामी के नियंत्रण टावर के रडार पर कोई विमान नहीं था और न ही कोई आपातकालीन संदेश प्राप्त हुआ। जब हवाई यातायात नियंत्रण ने न्यूयॉर्क के टावर से संपर्क किया तो उन्हें एक अजीब सा जवाब मिला। फ्लाइट 914 अचानक रडार से गायब हो गया था। सब कुछ यह संकेत दे रहा था कि विमान गायब हो गया था। न केवल वह रडार से गायब हो गया था, बल्कि हवाई यातायात नियंत्रण पायलट से भी संपर्क नहीं कर पा रहा था। DC-4 विमान अचानक हवा में गायब हो गया और इसके साथ सवार सभी लोग भी। तत्काल जांच शुरू कर दी गई। फ्लाइट का मार्ग अटलांटिक महासागर के एक हिस्से से होकर गुजरता था और यह समझा जा रहा था कि इसकी गायब होने का एकमात्र कारण यह हो सकता था कि विमान कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गया हो। बचाव दलों को भेजा गया। कोस्ट गार्ड ने समुद्र की तलाश की, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। गायब विमान का कोई भी टुकड़ा नहीं मिला। जांचकर्ताओं के पास सिर्फ निराशा के अलावा कुछ नहीं था। 61 लोग, यात्री और चालक दल और एक बड़ा विमान अचानक गायब हो गए। आखिरकार, जबकि इस मामले का कोई ठोस हल नहीं निकला, एक आधिकारिक बयान आया कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और सभी सवारों की मृत्यु हो गई। हालांकि शोक संतप्त रिश्तेदारों द्वारा पूछे गए कई सवालों के बावजूद कोई भी यह नहीं बता सका कि फ्लाइट 914 के साथ क्या हुआ था, कम से कम 37 साल बाद तक। अब 9 सितंबर 1992 है और हम कैराकस, वेनेजुएला में हैं। यह जोआन डी ला कोर्टे के लिए एक सामान्य दिन था, जो उस समय कैराकस एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर थे। वह काम पर आए, कुछ कॉफी बनाई और अपनी सीट पर बैठकर उड़ानों की निगरानी करने लगे। वह एक प्रगति में चल रही उड़ान पर टिप्पणी कर रहे थे जब अचानक कुछ अजीब हुआ। रडार पर अचानक एक नया बिंदु दिखाई दिया। यह ऐसा था जैसे कोई विमान कहीं से अचानक प्रकट हुआ हो या जैसे वह रडार से छुपा हुआ था और अब दिखाई दिया। यह एक अजीब दृश्य था और जोआन ने कई बार रीडिंग्स चेक की। पहले तो उन्हें लगा कि यह कोई गलती होगी, लेकिन यह सही था। जल्दी ही उन्होंने और उनके सहयोगियों ने इसे अपनी आंखों से देखा। कुछ ही मिनटों में वह विमान दिखाई दे गया। शुरुआत में यह एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एक सामान्य विमान जैसा लगा, लेकिन जैसे ही यह पास आया, उन्होंने देखा कि यह वास्तव में बहुत पुराना था। एक DC-4 मैकडॉनल्ड डगलस यात्री विमान, जो अब भी प्रोपेलर के साथ था, जबकि आजकल ज्यादातर विमान टरबाइन इंजनों से चलते हैं। ऐसे विमान अभी भी उपयोग में थे, लेकिन वे पुराने हो चुके थे और ज्यादातर नए विमानों ने उनकी जगह ले ली थी। लेकिन असल में असली उलझन तब शुरू हुई जब उस रहस्यमय विमान के पायलट ने टावर से संपर्क किया और अंग्रेजी में पूछा, हम कहाँ हैं? जोआन डी ला कोर्टे ने जवाब दिया कि वे कैराकस एयरपोर्ट के पास पहुंच रहे हैं और फिर पायलट से पूछा कि उनकी फ्लाइट कहाँ जा रही है। दूसरी तरफ एक चुप थी। फिर पायलट ने जवाब दिया, हम पैन एम फ्लाइट 914 हैं जो न्यूयॉर्क से मियामी, फ्लोरिडा जा रहे हैं। हमारे साथ 4 चालक दल और 57 यात्री हैं। यह सुनकर एयर ट्रैफिक कंट्रोल पूरी तरह से चौंक गया। पैन एम फ्लाइट 914 इतनी दूर मियामी से 1100 मील की दूरी पर क्यों थी? और यह वहां कैसे पहुंचा? जोआन ने पायलट से और सवाल किए और जो कुछ सुना वह उन्हें और भी भ्रमित कर गया। पायलट ने कहा कि उनकी फ्लाइट का शेड्यूल 2 जुलाई 1955 को सुबह 9:55 बजे मियामी एयरपोर्ट पर लैंड करना था। अब एयर कंट्रोल में सन्नाटा था। कुछ और पूछने से पहले एयर कंट्रोल ने विमान को लैंडिंग की अनुमति दे दी। जोआन को समझ में नहीं आ रहा था कि पायलट के शब्दों का क्या मतलब है, लेकिन उन्होंने यह फैसला किया कि अब सवालों का समय नहीं है, क्योंकि विमान में लोग थे। जमीन पर सहायता के लिए तुरंत टीम भेजी गई और विमान ने बिना किसी परेशानी के लैंड किया। जोआन ने थोड़ा राहत महसूस करते हुए अंततः यह सवाल पूछा, क्या आप जानते हैं कि आज 21 मई 1992 है? इसके बाद एक चुप्पी थी, जिससे उन्हें समझ में आ गया कि यह सवाल बड़ा गलत था। जैसे ही ग्राउंड क्रू विमान के पास पहुंचा, पायलट की घबराई हुई आवाज रेडियो पर आई, तुम क्या कह रहे हो? जब जोआन ने यह सुना तो उन्होंने समझ लिया कि अब उसे सुरक्षा गार्ड को विमान की ओर भेजना होगा। लेकिन जैसे ही वे विमान की तरफ बढ़ रहे थे, पायलट ने वो किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जोआन ने पायलट से कहा कि वह एक खतरनाक स्थिति बना रहे हैं, लेकिन पायलट ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस विमान को रनवे की ओर ले गया और बिना किसी अनुमति के तेजी से उड़ान भरने लगा। कुछ समय तक विमान हवा में दिखाई देता रहा, फिर वह रडार पर सिर्फ एक बिंदु के रूप में दिखा और फिर अचानक गायब हो गया। जोआन और उनके सहयोगी उस दिन को देखकर सकते में थे। उन्होंने एक पुराने विमान को आते हुए देखा। पायलट ने कहा कि वह मियामी जा रहे हैं और फिर वह विमान गायब हो गया जैसे वह सिर्फ एक सामूहिक भ्रम हो। उसके बाद उस विमान का कोई निशान कभी नहीं मिला और आज तक कोई नहीं जानता कि उस दिन कैराकस में क्या हुआ। अब इस घटना की विश्वसनीयता को लेकर काफी विवाद है। 1985 में वीकली वर्ल्ड न्यूज ने पहली बार इस कहानी को प्रकाशित किया था, और हाँ, मैंने अभी 1985 कहा है, यानी 1992 के लोकप्रिय संस्करण से 7 साल पहले। इसके बाद उसी अखबार ने यह कहानी फिर से प्रकाशित की, लेकिन और भी कुछ विवरणों के साथ, और 1992 को समय यात्रा करने वाले विमान की तारीख के रूप में प्रस्तुत किया। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि विमान के यात्री अपने घर वापस लौटे, और अजीब बात यह थी कि वे 37 साल बाद भी बिल्कुल वैसे ही दिख रहे थे। कहा जाता है कि डॉक्टरों ने पायलट, चालक दल और यात्रियों की जांच की, लेकिन उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं मिला।
यह हिस्सा बिल्कुल भी विश्वास योग्य नहीं लगता, क्योंकि इस फ्लाइट के 61 यात्रियों के बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला जो इतने सालों बाद लौटे हों। इंटरनेट पर एक चीज जो बार बार सामने आती है और जिनका ध्यान पैरानॉर्मल रुचि रखने वाले लोग आकर्षित हो रहे हैं, वह एक छोटी सी पॉकेट कैलेंडर है जो किसी कारण से काराकस एयरपोर्ट के रनवे पर रह गई थी जब वह प्रसिद्ध विमान उड़ चुका था। यह कैलेंडर 1955 का है और कहा जाता है कि यह वह एकमात्र वस्तु है जो उस अजीब मुलाकात का प्रमाण बनी। कुछ लोग दावा करते हैं कि यह कैलेंडर असल है, लेकिन एक बार फिर इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। शायद यह महज एक कहानी हो, एक शहरी किंवदंती हो, या फिर यह एक बड़ी साजिश हो जिसे समय यात्रा को छुपाने के लिए तैयार किया गया हो। कौन जानता है, शायद हमें कभी इसका पता न चले।